आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है जयदीप और इस पर्टिकुलर लेक्चर में आज हम बात करने वाले हैं एक मॉड्यूलस के बारे में जिसका नाम है यंग्स मॉड्यूलस। इनसे आगे एक वीडियो लेक्चर में हमने ये बात की थी कि हुक्स लॉ होता क्या है और उस हुक्स लॉ के बारे में डिस्कशंस करते हुए हमने आखिर में अलग अलग टाइप के मॉड्यूलसेस को क्या किया था, क्लासीफाई किया था। तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में उन 3 अलग अलग मॉड्यूलस में से हम यहाँ पे एक मॉड्यूलस के बारे में डिटेल में डिस्कशंस करने वाले हैं जिनका नाम है यंग्स मॉड्यूलस। तो चलिए, यंग्स मॉड्यूलस को समझने के लिए हमें कई सारी बातों को एग्जाम्पल के साथ साथ समझनी होगी। तो सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि यंग्स मॉड्यूलस होता क्या है। तो अगर हम यहाँ पे स्ट्रेस और स्ट्रेन के प्रपोजनल रिलेशन में लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस और लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन को इस्तेमाल करते हैं तो वो जो रिलेशन बन के आएगा लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन, उसे हम कहेंगे यंग्स मॉड्यूलस। लेकिन ये यंग्स मॉड्यूलस असल में किसी भी मटेरियल की किस तरह की प्रॉपर्टी के बारे में हमें समझाता है, या फिर यूँ कहिए कि अगर आपके पास किसी मटेरियल का यंग मॉड्यूलस बतौर वैल्यू है तो आप उस वैल्यू को यूज़ करते हुए क्या नतीजा निकाल सकते हैं, इनके बारे में हमें समझना है। तो इक्वेशन के फॉर्म में तो ये यंग मॉड्यूलस ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि यहाँ पे हमें लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस और लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन को इस्तेमाल करना है और इनसे हमें मिल जाएगा यंग्स मॉड्यूलस। लेकिन असल में इन वैल्यू को हम किस तरह से जस्टिफाई कर सकते हैं या फिर इन वैल्यू का क्या मतलब होता है, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, हमने कई बार एक स्प्रिंग को कंसीडर किया होता है। अगर उस स्प्रिंग के ऊपर हम कोई लोड लटकाते हैं तो वो स्प्रिंग क्या होती है, एलोंगेट होती है। लेकिन अगर उस स्प्रिंग के ऊपर हम ज़्यादा लोड लटकाते हैं तो वो स्प्रिंग ज़्यादा एलोंगेट होती है। तो कुछ इस तरह से हमें ये पता चलता है कि किसी भी मटेरियल के लिए जो स्ट्रेस और स्ट्रेन का रिलेशन है वो प्रपोजनल होता है। और उस प्रपोजनलिटी के रिलेशन को यूज़ करते हुए हमने वहाँ पे मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी को चेक किया था। तो उन मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी में से हमें यहाँ पे जो एक मॉड्यूलस को कंसीडर करना है वो यंग मॉड्यूलस है। और यंग मॉड्यूलस को जस्टिफाई करने के लिए हमें लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस और लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन चाहिए होती है। लेकिन अगर हम यहाँ पे ये चेक करें कि किसी भी मटेरियल का जो यंग मॉड्यूलस है वो असल में बताता क्या है, तो आपको ये समझना है कि अगर हम किसी मटेरियल के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो उस फोर्स को यहाँ पे रेजिस्ट करने के लिए वो मटेरियल अपने अंदर से एक रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस करता है। तो वो रिस्टोरिंग फोर्स मटेरियल टू मटेरियल अलग अलग होता है। अब अगर हम एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करें कि अगर आपके पास कोई रबर का मटेरियल हो और दूसरा अगर आपके पास कोई स्टील का मटेरियल हो, और अगर आप यहाँ पे एक कंप्लीट वैल्यू का फोर्स अप्लाई करते हैं, मतलब कि आप कंसीडर कर लीजिए कि आप यहाँ पे 100 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करना चाहते हैं। तो अगर आप 100 न्यूटन का फोर्स किसी रबर के ऊपर अप्लाई करेंगे तो वो जो रबर है वो यहाँ पे ज़्यादा डिफॉर्म होगा। लेकिन अगर आप उसी 100 न्यूटन के फोर्स को स्टील के ऊपर अप्लाई करते हैं तो स्टील वहाँ पे यूँ कहिए कि वो डिफॉर्म नहीं होगा, या फिर मान लीजिए कि थोड़ा सा डिफॉर्म होगा। तो यहाँ पे आपने फोर्स तो इक्वल अप्लाई किया, मतलब कि फोर्स के फॉर्म में आपने स्ट्रेस इक्वल अप्लाई की, लेकिन इन दोनों केस में इक्वल स्ट्रेस अप्लाई करने के बावजूद भी रबर का मटेरियल अच्छी तरह से डिफॉर्म होता है और स्टील का मटेरियल डिफॉर्म नहीं होता है। तो ये जो इक्वल फोर्स के कंपैरिजन में मटेरियल की डिफॉर्म होने की या फिर डिफॉर्म नहीं होने की जो टेंडेंसी है ना, उस टेंडेंसी को हम एक तरह से रेजिस्टिव प्रॉपर्टी कह सकते हैं। लेकिन ये रेजिस्टिव प्रॉपर्टी मैकेनिकल केस में है, ये कोई इलेक्ट्रिकल केस में नहीं है। तो ये जो मैकेनिकल केस में आपको ये जो रेजिस्टिव प्रॉपर्टी मिल रही है ना, यही रेजिस्टिव प्रॉपर्टी अगर आप उस मटेरियल की लेंथ के अक्रॉस में ऑब्जर्व करते हैं तो उसे आप कहेंगे यंग्स मॉड्यूलस। तो यंग्स मॉड्यूलस बकायदा क्या है? इन सिंपल वर्ड्स, इट इज द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू रिमेन्स in its original state against the applied external force and the change in dimension which is observed under that deforming force। मतलब कि किसी भी मटेरियल के ऊपर अगर आप फोर्स लगाते हैं और उस फोर्स की कंपैरिजन में वो मटेरियल डिफॉर्म नहीं होता है, बल्कि अपने अंदर एक उतनी स्ट्रेस प्रोड्यूस कर लेता है खुद ब खुद कि जिस वजह से वो मटेरियल एक्सटर्नल फोर्स को अच्छी तरह से वो दूर करते हुए वो अपने आप अपने ओरिजिनल शेप में रिगेन रहता है, या फिर यूँ कहिए कि ओरिजिनल शेप को वो मेंटेन रखता है।
तो स्टील में क्या होता है कि स्टील में आप जितना भी चाहे फोर्स लगाए, उस स्टील की जो अपने ओरिजिनल शेप में एज इट इज मेंटेन रहने की जो एबिलिटी है ना, वो एबिलिटी रबर के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है। तो हम ये कह सकते हैं कि स्टील का यंग मॉड्यूलस रबर की कंपैरिजन में क्या है, ज्यादा है। तो आप यहाँ पे कंक्लूजन नोट डाउन कर सकते हैं कि अगर किसी भी मटेरियल का यंग मॉड्यूलस ज्यादा है तो यूं समझ लीजिए कि वो मटेरियल एकदम हार्ड है, या फिर यूं कहिए कि ठोस है, जिस वजह से उस मटेरियल के ऊपर अगर आप फोर्स लगाते हैं तब भी वो वहां पे डिफॉर्म नहीं होता है। लेकिन ये जो लिमिट है ना, वो लिमिट एक हद तक होती है। मतलब कि आप अगर इस एनिमेशन में देखते हैं तो आपको एनिमेशन में ये पता चलेगा कि जैसे आप एक मटेरियल के ऊपर इसकी लेंथ के अक्रॉस में एक टेंसाइल फोर्स लगा रहे हैं, तो वो टेंसाइल फोर्स की वजह से क्या होता है, इस मटेरियल के डायमेंशन में चेंज आता है। लेकिन ये डायमेंशन में चेंज होते हुए भी वो मटेरियल यहाँ पे क्या रहता है, सस्टेन रहता है। लेकिन एक हद के बाद वो मटेरियल टूट जाता है। तो मटेरियल टूटता कब है, मटेरियल तब टूटता है जब आप उसके यंग मॉड्यूलस की कंपैरिजन में ज्यादा वैल्यू उसके ऊपर फोर्स के फॉर्म में अप्लाई कर देते हैं। अगर आपने उसके यंग मॉड्यूलस की वैल्यू से बियॉन्ड जाकर आपने कोई फोर्स अप्लाई कर दिया, या फिर यूं कहिए कि स्ट्रेस अप्लाई कर दी, तो वो मटेरियल टूट जाएगा। क्योंकि मटेरियल की अपनी एक लिमिट है और वो लिमिट आपको यंग मॉड्यूलस के फॉर्म में मिल रही है। तो अगर आपको किसी भी मटेरियल का यंग मॉड्यूलस बाय डिजिट्स या फिर यूं कहिए कि बाय वैल्यू दिया गया है, तो आप उस मटेरियल को यूज करते हुए क्या कंक्लूजन निकालेंगे कि जिनका यंग मॉड्यूलस ज्यादा, वो मटेरियल उतने ज्यादा हद तक टिका रह सकता है। जिनका यंग मॉड्यूलस कम, तो वो मटेरियल यहां पे जल्दी ही क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। अगर किसी मटेरियल का आप यंग मॉड्यूलस बाय डिजिट जानते हैं तो आप ये कंसीडर कर सकते हैं कि वो मटेरियल उतना फोर्स सहन कर सकता है, लेकिन इनसे ज्यादा फोर्स वो सहन नहीं कर सकता है। अगर आप इनसे ज्यादा फोर्स उसके ऊपर लगाएंगे तो वो मटेरियल टूट सकता है या फिर परमानेंटली डिफॉर्म हो सकता है। तो यंग मॉड्यूलस हमें कुछ ये बताना चाहता है। और यंग मॉड्यूलस का यूनिट क्या होगा, वो यहाँ पे इसके स्ट्रेस के कोरिस्पोंडेंस में होगा। क्योंकि आगे के हुक्स लॉ के वीडियो में हमने अच्छी तरह से जस्टिफाई किया था कि स्ट्रेन जो है वो क्या है, यूनिटलेस क्वांटिटी है। तो कोई भी मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का यूनिट क्या बन के आएगा, वो उसकी कोरिस्पोंडिंग स्ट्रेस के यूनिट के कंपेरेबल होगा। तो कोई भी स्ट्रेस का यूनिट क्या है, फोर्स अपॉन एरिया इक्वेशन के अकॉर्डेंस में वो हमारे पास है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर सीजीएस यूनिट में वो क्या है, डाइन पर सीएम स्क्वायर। तो आप यहाँ पे यंग मॉड्यूलस को एक डेफिनेशन के फॉर्म में समझ चुके। आपने यहाँ पे एग्जाम्पल भी देखा। यंग मॉड्यूलस की कोई वैल्यू अगर आपके पास होती है तो उन वैल्यू का क्या मतलब होता है, ये भी आपने यहाँ पे समझने की कोशिश की। दैट मीन्स इफ इट इज जनरेट्स रिस्टोरिंग फोर्स देन इट विल बी प्रॉपर्टी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ मटेरियल। तो अभी मैंने आपको जो एक्सप्लेनेशन दिया वो एक्सप्लेनेशन यही समझाना चाहता है कि अगर किसी मटेरियल में कोई यंग मॉड्यूलस ज्यादा है या फिर किसी भी मटेरियल में यंग मॉड्यूलस कम है, तो असल में ये प्रॉपर्टी किसकी है, ये प्रॉपर्टी उस मटेरियल के इंटरनल स्ट्रक्चर की है। कि स्टील के अंदर वो जो अपना रिस्टोरिंग फोर्स है वो ज़्यादा होने का रीज़न ये है कि उनके जो इंटरनल स्ट्रक्चर में जो मॉलिक्यूल्स है, आयन्स है या फिर एटम्स है, वो एटम्स एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से हाई अट्रैक्टिव फोर्स के साथ क्या है, जुड़े हुए हैं, जिन वजह से उसे डिफॉर्म करना बहुत ही मुश्किल है। तो जो मेटेलिक टर्म्स होती है या फिर यूँ कहिए मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उन सभी का यंग मॉड्यूलस ज़्यादा होने का रीज़न उसका अंदर का मेटेलिक फॉर्मेशन बॉन्ड है, जिन वजह से वो यहाँ पे आसानी से टूटते नहीं है या फिर आसानी से डिफॉर्म नहीं होते हैं। तो जैसे कि हम यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं कि कंसीडर कीजिए कि आपके पास एक रोड है जिसकी इनिशियल लेंथ क्या है, एल है, और ये रोड अपनी इनिशियल लेंथ एल में क्यों है, क्योंकि वो यहाँ पे न्यूट्रल पोजीशन में है। जो इनका इंटरनल स्ट्रक्चर है मॉलिक्यूल्स का या फिर एटम का, वो यहाँ पे एक ऐसे न्यूट्रल स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिन वजह से वो मॉलिक्यूल्स ना ही तो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं और ना ही वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। ऐसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रल पोजीशन। लेकिन अगर मैं इनके ऊपर फोर्स अप्लाई करता हूं, तो फोर्स अप्लाई करने की वजह से क्या होगा, तो ये मटेरियल यहाँ पे आपका एलोंगेट होगा।
तो हम जानते हैं कि अगर किसी मटेरियल के ऊपर हम यहाँ पे लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो वो लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस यहाँ पे दो टाइप के हो सकते हैं, या तो वो टेंसाइल होगी या फिर वो कंप्रेसिव होगी। अगर वो टेंसाइल होगी तो क्या होगा, वो मटेरियल यहाँ पे एक्सटेंड होगा या फिर यूं कहिए एलोंगेट होगा, और वो अगर कंप्रेसिव होगी तो क्या होगा, वो मटेरियल यहाँ पे कंप्रेस होगा, मतलब कि इसके लेंथ में यहाँ पे क्या आएगा, डिक्रीजिंग आएगा। लेकिन याद रखिए कि यहाँ पे ये जो लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस के लिए फोर्स अप्लाई होता है वो यहाँ पे मटेरियल के सिर्फ और सिर्फ दो छोर के ऊपर अप्लाई होता है, और उन छोर का ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है उस क्रॉस सेक्शन एरिया के प्लेन के एकदम परपेंडिकुलर अप्लाई होता है। क्योंकि यहाँ पे हमें जो स्ट्रेस को अलग अलग क्लासीफाई करना है वो उन सभी स्ट्रेस को क्लासीफाई करने के लिए जो फोर्स और एरिया का रिलेशन है ना, उन्हीं रिलेशन को हमें यहाँ पे अलग अलग देखना होता है। क्योंकि अगर आप इसे नॉर्मल अप्लाई कर रहे हैं तो वो लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस है, अगर आप इसे टेंसाइल डायरेक्शन में या फिर यूं कहें टेंजेंशियल डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं तो टेंजेंशियल डायरेक्शन के लिए जो आपका स्ट्रेस बन के आएगा वो क्या होगा, शियर स्ट्रेस होगा। और अगर आप यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्रॉस सेक्शन एरिया के ऊपर नहीं बल्कि मटेरियल के होल एरिया के ऊपर अगर आप फोर्स अप्लाई करते हैं तो उन्हें हम कहेंगे प्रेशर, और ऐसे फोर्स को हम कहेंगे आपकी बल्क मॉड्यूलस में अप्लाई होने वाली वॉल्यूम स्ट्रेस। तो यहाँ पे फोर्स को आप किस एरिया के ऊपर और उस एरिया के ऊपर किस डायरेक्शन में अप्लाई करते हैं उन्हीं के ऊपर आपकी स्ट्रेन अलग अलग बनती है। अगर आप इन सभी स्ट्रेन के बारे में जानना चाहते हैं, अगर आप इन सभी स्ट्रेस के बारे में जानना चाहते हैं तो आप यहाँ पे आई बटन के ऊपर क्लिक कीजिए, आपको वहां पे अलग अलग टाइप की स्ट्रेस के ऊपर डिपेंडेंट वीडियो मिल जाएगा। तो हमें यहाँ पे लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस को कंसीडर करने के लिए इन दोनों केस को कंसीडर करना है कि या तो ये लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस कंप्रेसिव होगी या तो ये लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस क्या होगी, यहाँ पे ये टेंसाइल होगी। तो इन दोनों को हमने यहाँ पे फिगर में जस्टिफाई किया, और इन दोनों को अगर हम यहाँ पे फोर्स F के साथ कंपेयर करें तो ये लेंथ में आने वाला चेंज क्या होगा, डेल्टा एल होगा। तो यहाँ पे इस लेंथ में आने वाले चेंज को हुक्स लॉ के इक्वेशन में अप्लाई करते हैं तो हमारे पास इक्वेशन क्या है, टेंसाइल स्ट्रेस अपॉन टेंसाइल स्ट्रेन इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो यहाँ पे हमने ये जो यूज किया स्ट्रेस और स्ट्रेन को वो क्या थी, टेंसाइल थी, लेकिन आप कुछ इसी तरह से इसे आप कंप्रेसिव के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये जो आपकी कांस्टेंट की प्रॉपर्टी है, इस कांस्टेंट की प्रॉपर्टी को हमने कहा यंग मॉड्यूलस। लेकिन ये यंग मॉड्यूलस असल में है क्या, ये यंग मॉड्यूलस असल में मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो आगे हमने ये बोला था कि मटेरियल में ये कैरेक्टरिस्टिक्स आती कहाँ से है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स मटेरियल में मटेरियल के इंटरनल स्ट्रक्चर की वजह से आती है कि उन मटेरियल में जो एटम्स है, मोलिक्यूल्स है, आयन्स है, वो यहाँ पे इंटरनली किस तरह से अरेंज हुए हैं और उस अरेंजमेंट में ये एक दूसरे के ऊपर किस तरह से अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स लगाते हैं। तो इस वजह से हमारे पास जो टेंसाइल स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेन का जो रेशियो है वो रेशियो है यंग्स मॉड्यूलस, और इसे हम लिखेंगे टेंसाइल स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इज इक्वल्स टू वाई। तो यहाँ पे स्ट्रेस और स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, तो ये है डेल्टा एल अपॉन एल, और स्ट्रेस के लिए फोर्स अपॉन एरिया। इन्हें हम अगर यंग मॉड्यूलस के इक्वेशन में अप्लाई करते हैं तो इक्वेशन हमारा बन के आएगा F इंटू एल अपॉन ए इंटू डेल्टा एल। तो ये इक्वेशन हमने कंसीडर किया टेंसाइल स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेन के लिए। अगर आप इसी तरह से कंप्रेसिव फोर्स लगाते हैं तो यही इक्वेशन कंप्रेसिव स्ट्रेस और कंप्रेसिव स्ट्रेन के लिए बन के आएगा। इनमें यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा, आपको यहाँ पे कंप्रेसिव के फॉर्म में डेल्टा एल नोट डाउन करना है, और वहां पे भी क्रॉस सेक्शन एरिया क्या रहेगा, ए ही रहेगा, और जो फोर्स होगा वो फोर्स क्या होगा, कंप्रेसिव फोर्स होगा। तो यंग मॉड्यूलस के लिए आपका चाहे कंप्रेसिव फोर्स हो या फिर टेंसाइल फोर्स हो, दोनों केस में ये आपका इक्वेशन क्या रहेगा, एज इट इज रहेगा। तो हमने यहाँ पे यंग मॉड्यूलस को लेंथ के अक्रॉस में दो अलग अलग केस में जस्टिफाई किया, और वो दो अलग अलग केसेस क्या थे, तो उन केसेस में हमने यहाँ पे इक्वेशन फाइनली क्या निकाला, F इंटू एल अपॉन ए इंटू डेल्टा एल। तो यही है हमारा यंग मॉड्यूलस का इक्वेशन। तो हमने यहाँ पे इस लेक्चर में क्या क्या स्टडी किया, क्या क्या रिकॉल किया, तो सबसे पहले हमने यंग मॉड्यूलस की डेफिनेशन की, उन डेफिनेशन के साथ साथ हमने इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखा, और उस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के साथ साथ हमने एग्जाम्पल्स के ऊपर बातें की। फिर हमने यंग मॉड्यूलस का इक्वेशन कुछ इस तरह से लिखा था,
और ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हमने जब स्ट्रेस और स्ट्रेन का एक्सप्रेशन लिखा तो ये फाइनल रिजल्ट कुछ इस तरह से बन के आया था। तो ये थे हमारी यंग्स मॉड्यूलस के ऊपर डिपेंडेंट डिस्कशंस। अगर आप यहाँ पे आगे कुछ समझना चाहते हैं तो आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपके सिलेबस में यंग्स मॉड्यूलस को डिटरमाइन करने के लिए एक मेथड दी गई है, जिस मेथड का नाम है सर्ल्स मेथड। तो यहाँ पे आप इस आई बटन के ऊपर क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हैं, जिनमें आपको ये एक्सपेरिमेंट समझ में आएगा कि सर्ल्स मेथड को यूज करते हुए हम किस तरह से किसी भी वायर टाइप के मटेरियल का यंग मॉड्यूलस निकाल सकते हैं। ये सर्ल्स मेथड को एक्सपेरिमेंट करने के लिए या फिर परफॉर्म करने के लिए जो इक्विपमेंट यूज होता है वो आपको यहाँ पे इस फोटोग्राफ में दिख सकता है। वैसे ये तो हुई बात किसी भी वायर मटेरियल का यंग मॉड्यूलस निकालने के लिए, लेकिन अगर आपके पास कोई एक रोड टाइप का मटेरियल है या फिर बार टाइप का मटेरियल है तो उस मटेरियल का यंग मॉड्यूलस निकालने के लिए हमारे पास दो टाइप की मैकेनिकल प्रोसीजर है, जिसे हम कहते हैं कैंटिलीवर मेथड और दूसरी को हम कहते हैं बीम मेथड। तो अगर आप इस प्रैक्टिकल के वीडियो को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के आखिर में जो आपको लिंक मिल जाएगी उस लिंक के ऊपर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि ये जो मेथड है ना वो मेथड भी आपको किसी भी मटेरियल का यंग मॉड्यूलस डिटरमाइन करके दे सकती है। लेकिन यहाँ पे ये जो एक एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर है वो प्रोसीजर कुछ अलग टाइप की है। तो आई होप कि आपको ये जो वीडियो है वो हेल्पफुल साबित होगा, और अगर आपको इन सभी टर्म्स के बारे में अच्छी तरह से जानना है तो इस वीडियो के आखिर में जो वीडियो आपको सजेशंस में मिलेंगे उन वीडियोस को आप देख के आप अच्छी तरह से ये सभी बातें समझ सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम यहाँ पे कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन गुड बाय।